नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज पुतिन की सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बीच बखमुत से लोग पैदल भागने लगे। बलूचिस्तान में फौज पर इतना बड़ा हमला हुआ कि पाकिस्तान का बंटवारा होता नजर आने लगा। इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ सेना ने भी मोर्चा खोल दिया और 2024 में विपक्षी एकता का सपना देख रही कांग्रेस को आम आदमी पार्टी समेत 8 दलों ने झटका दे दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर बखमुत से लोग जान बचाने के लिए पैदल भागने लगे हैं, क्योंकि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत शहर के अंदर घुस गए हैं, जिसके बाद वहां के लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। और अपने लोगों के पैदल भागने की खबर सुनने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी ही सेना प्रमुख पर भड़क गए। खबर के मुताबिक जेलेंस्की ने बखमुत में यूक्रेन की सेना का हाल बुरा होने के लिए सेना प्रमुख को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। गुस्साए जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि बखमुत को बचाने की उनकी रणनीति ही खराब थी और इसी वजह से रूस की सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके आसानी से बखमुत में घुस गए, जिसके बाद वहां के लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही शहर से भाग रहे हैं। बखमुत के लोगों में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का ऐसा खौफ है कि वो जान बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बखमुत में लड़ाई अब शहर के भीतर पहुंच गई है। पिछले करीब 6 महीने से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत शहर में घुसने के लिए भीषण हमले बोल रहे थे, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने शहर के भीतर मोर्चा संभाल रखा था और वो रूस के घातक हमलों का वहीं से जवाब भी दे रहे थे। लेकिन अब बखमुत के मेयर ने जो बात कही उससे जेलेंस्की को जंग में सबसे बड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि वहां के मेयर ने भी मान लिया कि बखमुत यूक्रेन के हाथ से किसी भी वक्त निकल सकता है। वहां की सड़कों पर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का कब्जा हो गया है, जिनके डर से बखमुत के लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही भाग रहे हैं, क्योंकि वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनका शहर अब रूस के हाथों में जाने से बच नहीं पाएगा। रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने वहां आखिरी हमला बोल दिया है। बखमुत के मेयर के मुताबिक वहां ऐसे हमले किए जा रहे हैं मानो रूस शहर का एक भी हिस्सा साबुत नहीं छोड़ना चाहता, और इसीलिए बखमुत पर तोपों से ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। रॉकेट की मार से पूरा शहर दहल रहा है। बखमुत की एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जो सही सलामत हो। शहर के अलग अलग हिस्सों में धुएं के गुबार उठ रहे हैं। कई इमारतें आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। रूस के हमले से पहले बखमुत में 75,000 लोग रहा करते थे, जिनमें ज्यादातर लोग पिछले 6 महीने में वहां से जा चुके हैं। लेकिन बखमुत के मेयर के मुताबिक 4,000 से ज्यादा लोग अब भी शहर में मौजूद हैं, जो रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के शहर में घुसने के बाद खौफ से भर गए। जान बचाने के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। लोग थोड़ी बहुत चीजें लेकर पैदल ही सुरक्षित जगहों की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शहर की सड़कों पर तो भयानक जंग छिड़ी है। रूस के लड़ाकू विमान भी बखमुत पर कहर ढा रहे हैं। वो यहां लगातार बमों की बारिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना के अटैक हेलीकॉप्टर भी पुतिन के लड़ाकू विमानों का निशाना बन गए, जिन्हें बखमुत की लड़ाई में जेलेंस्की के जवानों की मदद के लिए उतारा गया था। रूस ने दावा किया कि उसके सुखोई ने यूक्रेन के 2 मी-8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया, लेकिन कुछ ही देर में वो हवा में ही आग के गोले में बदल गया और वहां का पूरा इलाका धमाके से गूंज उठा। इसके फौरन बाद वहां 2 और हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, लेकिन उनमें एक हेलीकॉप्टर का हाल भी पहले वाले जैसा ही हुआ, जबकि तीसरा मी-8 हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर वहां से निकल गया। रूस के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के जवानों की नींद उड़ा दी है। लेकिन बखमुत के लोगों के लिए ज्यादा बड़ा खतरा वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बताया जा रहा है, क्योंकि वहां के मेयर ने आशंका जताई कि वैगनर ग्रुप नरसंहार को अंजाम देने वाला है। यानी शहर में घुसने के बाद वो वहां बच गए आम लोगों का कत्लेआम करना चाहता है, ताकि यूक्रेन के बचे हुए सैनिकों को तुरंत हथियार डालने के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा रूस का कब्जा बखमुत पर पूरी तरह नहीं हो पाएगा। और इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बखमुत में बच गए लोगों की जान खतरे में है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने शहर की सड़कों पर पुतिन के जवानों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से आमने सामने की जंग शुरू कर दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन के ये सैनिक अब ज्यादा वक्त तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे और कुछ घंटों बाद ही बखमुत पर रूस का कब्जा हो जाएगा, जो मारियोपोल हाथ से जाने के बाद जंग में जेलेंस्की के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। इस बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि जंग के मैदान में रूस के सैनिकों के हथियार खत्म हो गए हैं। बखमुत में तो उसके जवानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से वो कई इलाकों में फावड़े और डंडों से जंग लड़ने को मजबूर हो गए हैं।
और येवगेनी प्रिगोजिन ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही यूक्रेन में रूस की हालत बिगड़ सकती है। येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर वैगनर ग्रुप को हथियारों की सप्लाई रोकने का भी आरोप लगाया। उनके मुताबिक रूस का रक्षा मंत्रालय वैगनर ग्रुप को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, इसीलिए हथियारों की सप्लाई रोककर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि येवगेनी प्रिगोजिन ने चेतावनी दी कि अगर उनके लड़ाकों को हथियार नहीं दिए गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया तो यूक्रेन में रूस का पूरा अभियान रुक जाएगा। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के करीब 50,000 लड़ाके मौजूद हैं और उन्होंने यूक्रेन में जब से मोर्चा संभाला है तभी से वो जेलेंस्की की फौज के लिए काल बन चुके हैं। ग्रुप के लड़ाकों को पूरी दुनिया में दुश्मनों का बेरहमी से कत्ल करने के लिए जाना जाता है और वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना को यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में मदद भी की। ऐसे में वैगनर ग्रुप के मुखिया का दावा और उनकी चेतावनी पुतिन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। उधर रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की सेना पर केमिकल हमला करने का आरोप लगा दिया। रूस की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि खार्किव में आमने सामने की लड़ाई के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने केमिकल हमला कर दिया। क्योंकि वीडियो में साफ देखा गया कि दुश्मन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा रूस का एक सैनिक अचानक जमीन पर गिर गया। इस दौरान उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद रूस के दूसरे सैनिकों ने उसे पीछे खींच लिया। रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के केमिकल हमले के बाद रूस के उस सैनिक की दम घुटने से मौत हो गई, क्योंकि वीडियो में देखा गया कि रूसी सैनिक के जमीन पर गिरने से कुछ सेकंड पहले ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे लेकर दावा है कि यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए वहां केमिकल हमला किया। रूस और यूक्रेन पहले भी जंग के दौरान एक दूसरे पर केमिकल हमला करने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे के लगाए गए आरोपों से इनकार करते आए हैं। इधर यूक्रेन जंग के बीच नेटो देशों के हथियारों का बड़ा जखीरा पोलैंड पहुंच गया। खबर है कि इनमें ज्यादातर हथियारों की तैनाती पोलैंड में होगी, जबकि कुछ को यूक्रेन भी भेजा जाएगा, ताकि पुतिन की सेना से लड़ने के लिए जेलेंस्की की फौज को नए हथियार मिल सके। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है, क्योंकि पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मदद का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। इसी वजह से नेटो का ये सदस्य देश जंग की शुरुआत से ही पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। वो कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन पुतिन की धमकी का अब तक पोलैंड पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जेलेंस्की के सैनिकों की मदद जारी रखी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पोलैंड पर खतरा ज्यादा है, क्योंकि रूसी सैनिकों से उसे न सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं पर चुनौती मिल सकती है, बल्कि पोलैंड की उत्तरी सीमा पर बसा कलिनिनग्राद भी उसकी बर्बादी का सबब बन सकता है। हालांकि पोलैंड रूस से काफी दूर है, लेकिन उसकी उत्तरी सीमा के नजदीक बसा कलिनिनग्राद शहर पुतिन के कंट्रोल में है और कलिनिनग्राद से पोलैंड 232 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यानी वहां से पुतिन की सेना पोलैंड के लिए कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। पोलैंड को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति उस पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि वो रूसी सेना के हमले के डर से अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटा है। इस काम में नेटो देश उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार और गोला बारूद पोलैंड भिजवाए। इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि रूसी सेना कई बार कलिनिनग्राद में परमाणु हमले का अभ्यास कर चुकी है। और यही नहीं, परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की कई पनडुब्बियां भी वहां हर वक्त तैनात रहती हैं। इसी वजह से कलिनिनग्राद को पुतिन का परमाणु किला भी कहा जाता है, क्योंकि रूस ये दावा करता है कि उसने बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस शहर में कई परमाणु बम रखे हैं, जो उसके दुश्मनों को कभी भी तबाह कर सकते हैं। इसीलिए कलिनिनग्राद का नाम सुनते ही यूरोप के देशों के पसीने छूट जाते हैं। खबर है कि पोलैंड को इस बार पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का डर सता रहा है, जिसे देखते हुए उसने अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु हथियारों को तैनात करने की अपील की है। क्योंकि अगर पुतिन ने इस बार वो कर दिया जिसकी धमकी वो पिछले कई महीनों से पोलैंड को दे रहे हैं, तो एक ऐसा युद्ध छिड़ेगा जो यूक्रेन जंग से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इस बीच खबर है कि ना करते करते अमेरिका आखिरकार यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी मदद करने को तैयार हो गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपना दमदार फाइटर जेट F-16 देकर बहुत बड़ा रिस्क उठाने का मन बना लिया है, क्योंकि अगर F-16 यूक्रेन के हाथ लग गया तो ये जंग रूस और यूक्रेन की नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका की हो जाएगी। और पुतिन बाइडेन को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि F-16 ऐसा लड़ाकू विमान है जिससे यूक्रेन रूस की सीमा के अंदर सीधे उसकी जमीन पर वार कर सकता है। इसी डर से अमेरिका यूक्रेन को मल्टी रोल F-16 जेट देने को तैयार ही नहीं था,
क्योंकि अगर उसके एक भी F-16 से रूस पर हमला हुआ तो पुतिन इसे सीधा अमेरिका का हमला मानेंगे। लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के 2 पायलट अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पर फ्लाइट सिमुलेटर टेस्ट लेकर ये देख रहे हैं कि उन्हें F-16 को उड़ाना सीखने में कितना वक्त लगेगा। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को F-16 दे सकता है, और वो भी वो F-16 जिसे अमेरिका ने नेटो के सदस्य तुर्की तक को नहीं दिया है। तुर्की 1.5 साल से अमेरिका से F-16 मांग रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसे लटकाया हुआ है। लेकिन खबरें हैं कि पुतिन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने की तैयारी कर ली है। रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि यूक्रेन को सिर्फ टैंक या रॉकेट देकर ही काम नहीं बनने वाला। यूक्रेन को जिताने के लिए उसकी वायुसेना को ताकत से भरना होगा, और वो तभी होगा जब F-16 जैसा जेट यूक्रेन को मिलेगा। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने की खबरों से इनकार किया और यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग को रूटीन एक्टिविटी बताकर खारिज कर दिया। हालांकि यूक्रेन भी सिर्फ अमेरिका के F-16 जेट के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि वो फ्रांस से उसका 4th जनरेशन का मिराज 2000C लड़ाकू विमान पाने की कोशिश में लगा है। और फ्रांस का मिराज 2000C वो जेट है जिसे F-16 का किलर भी कहा जाता है, क्योंकि मिसाइल से लैस मिराज 2000C ने एक बार तुर्की को अमेरिका से मिले F-16D जेट को मार गिराया था। हो सकता है फ्रांस यूक्रेन को मिराज 2000C देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो अपनी वायुसेना से उसे रिटायर करने में लगा है। ऐसे में यूक्रेन को मिराज 2000C देने से उसकी सेना को कोई नुकसान नहीं होगा। उधर रूस के एक और पड़ोसी देश एस्टोनिया ने आशंका जताई कि पुतिन बाल्टिक देशों के साथ साथ नेटो के कई दूसरे सदस्य देशों पर भी हमला कर सकते हैं। यानी यूक्रेन में जारी जंग के बीच पुतिन का अगला निशाना यही देश है, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार बाल्टिक देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने पिछले साल बाल्टिक सागर में अपने युद्धपोत को उतारकर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। पुतिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जंग की शुरुआत से ही ये देश और खासकर एस्टोनिया यूक्रेन की मदद करने में जुटा है। नेटो के सदस्य देश ने तो रूस को आंखें दिखाने के बाद भी यूक्रेन को मदद जारी रखी। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने अपने रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा भी ज़ेलेंस्की की फौज को दे दिया था। और इसके साथ ही वो ताकतवर तोपें और एंटी टैंक माइन भी यूक्रेन भिजवा चुका है। लेकिन पुतिन का गुस्सा एस्टोनिया पर तब सबसे ज्यादा भड़का जब उसने अमेरिका के घातक हथियार को यूक्रेन पहुंचाने में मदद की थी। और ये वो हथियार था जिसने रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह कर दिया। असल में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपनी खतरनाक जैवलिन मिसाइलें भिजवाई थीं, जिन्हें एस्टोनिया के रास्ते ही यूक्रेन तक पहुंचाया गया, जिसके बाद तो पुतिन अपने इस पड़ोसी देश पर आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे यूक्रेन की ही तरह बर्बाद करने की चेतावनी दे दी। उसकी इसी धमकी के बाद एस्टोनिया ने यह आशंका जताई कि पुतिन उसके साथ साथ नेटो के दूसरे देशों पर भी हमला कर सकते हैं। हालांकि एस्टोनिया के विदेश मंत्री का दावा है कि अगर रूस उनके देश पर हमला करता है तो उनकी सेना उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने रूस को खुलकर चेतावनी दे दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दूसरे देशों से यूक्रेन की मदद करने में तेजी लाने की अपील भी की, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले दिनों में पुतिन यूक्रेन पर ऐसा हमला करेंगे जिससे निपटना ज़ेलेंस्की की सेना के बस में नहीं होगा। एस्टोनिया के विदेश मंत्री के मुताबिक ऐसी स्थिति में नेटो और परमाणु हथियार ही यूक्रेन को बचा सकते हैं। मतलब उनका इशारा साफ तौर पर एटम बमों से था, क्योंकि 1 साल जंग लड़ने के बाद भी रूस को वो कामयाबी नहीं मिल सकी है जो उसने हमले से पहले उम्मीद की थी। इसीलिए पश्चिमी देशों को डर है कि पुतिन कभी भी परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो उसका असर यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि एस्टोनिया ने यूक्रेन को घातक हथियारों के साथ साथ न्यूक्लियर बम देने की भी मांग कर दी, ताकि ज़ेलेंस्की अपने देश को बचा सकें। इधर अभिनेता अमिताभ बच्चन हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान वो घायल हो गए। हैदराबाद में उनकी फिल्म के एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उनकी पसलियों में चोट आ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर वो फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर वापस मुंबई आ गए, जहां वो अपने घर जलसा में डॉक्टरों की निगरानी में। इस बीच पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर आई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान आजाद होता दिखने लगा। बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे संगठनों ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान की फौज पर इतना बड़ा हमला हुआ कि बलूचिस्तान की आजादी तय दिखने लगी, और इसीलिए पाकिस्तान की फौज और उसकी सरकार इस पर खामोश है। बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान की दुखती रग रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रांत अब उसके हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान से लगने वाला पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म, अरब सागर से लगने वाली पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीमा भी खत्म। जिस CPEC के लिए पूरा पाकिस्तान बिकने की नौबत आ गई, उस CPEC का वजूद भी खत्म, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से ही होकर गुजरता है। अरब सागर में ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही है, जहां तक CPEC को पहुंचाने की योजना है।
यानी अगर बलूचिस्तान हाथ से निकला तो पाकिस्तान और चीन दोनों हाथ मलते रह जाएंगे। और दोनों को ही ये खतरा अब साफ दिखने लगा है। इस बार जो हमला पाकिस्तान की फौज पर बलूचिस्तान में हुआ वो पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा आत्मघाती हमला है। हैरानी की बात यह कि इस हमले की जिम्मेदारी न तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली और न ही किसी दूसरे बड़े संगठन ने, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान में अब कोई और संगठन खड़ा हो गया है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाना चाहता है। पाकिस्तान की फौज के कई बड़े अधिकारी और सैनिक एक ट्रक में सवार थे। ये ट्रक आगे बढ़ ही रहा था कि एक मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर एक आत्मघाती हमलावर सवार था जिसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक था। टक्कर होते ही भयानक धमाका हुआ और पाकिस्तानी सेना का ट्रक हमले का शिकार हो गया। हमला अचानक हुआ और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पाकिस्तानी फौज के 10 सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि 10 से ज्यादा अफसर बुरी तरह जख्मी हो गए। इतना बड़ा हमला पाकिस्तान की फौज पर बलूचिस्तान में पिछले कुछ सालों में पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए दावा किया जाने के लगा कि अब बलूचिस्तान की आजादी की जंग अपने अंजाम तक जल्द पहुंचने वाली है। पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान के संगठनों के सामने पिछले कुछ सालों में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है और अब तो उसके लिए मुसीबत बड़ी होने की वजह कई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और ISIS का खुरासान मॉड्यूल भी सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में ही सक्रिय है। इन सभी संगठनों ने पिछले 6 महीने में पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया है। इन संगठनों के ताबड़तोड़ हमलों के निशाने पर पाकिस्तान की फौज और वहां की पुलिस ही रही है। बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत है जो प्राकृतिक संपदा का खजाना है, लेकिन विकास के नाम पर पाकिस्तान ने इस प्रांत को कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है, जिसके लिए वो दशकों से जंग लड़ रहा है। लेकिन अब ये लड़ाई अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ती दिख रही है। इधर दिल्ली की आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की होली इस बार सलाखों के पीछे बीतेगी, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और तब तक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में रहेंगे। हालांकि उनकी जमानत याचिका पर 10 मार्च को फिर सुनवाई होगी। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उधर तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को धोखा दिया। तुर्की में पिछले महीने आए भूकंप के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी मदद की थी और ऑपरेशन दोस्त चलाया था। लेकिन तुर्की ने साबित कर दिया कि धोखेबाजी उसकी फितरत में है, क्योंकि भारत के पीएम ने वहां जो मदद भेजी उसका उसने रत्ती भर एहसान नहीं माना और पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलापने लगा। एहसान फरामोश एर्दोआन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर साबित कर दिया कि वो गद्दार है। हद तो तब हो गई जब तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। यही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र में भारत की आलोचना और पाकिस्तान की तारीफ की, जिसके बाद भारत ने तय कर लिया कि वो तुर्की को इस गद्दारी की सजा देगा, क्योंकि पीएम मोदी को तुर्की की दुखती रग पता है और वो दुखती रग है आर्मेनिया और ग्रीस, क्योंकि इन दोनों देशों में तुर्की का हाल पाकिस्तान जैसा है। पिछली बार जब एर्दोआन सरकार ने कश्मीर की बात की थी तो भारत ने ग्रीस का मुद्दा उठाकर उसकी बोलती बंद कर दी थी। लेकिन लगता है कि तुर्की की अक्ल तब ठिकाने नहीं आई थी और इसीलिए भारत एक बार फिर तुर्की ग्रीस विवाद की बात कर सकता है, क्योंकि एजियन सागर के द्वीपों के मुद्दे पर ग्रीस ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। नेटो तक में ग्रीस ने इस मामले में तुर्की को नीचा दिखाया और अगर पीएम मोदी ने इस मामले में खुलकर ग्रीस का साथ देना शुरू कर दिया तो फिर तो तुर्की के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। ग्रीस के अलावा आर्मेनिया भी तुर्की की दुखती रग है, क्योंकि वो अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान का साथ दे रहा है और अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ी आर्मेनिया के खिलाफ जंग लड़ रही है। यानी आर्मेनिया को मदद की जरूरत है। उसने भारत से रॉकेट सिस्टम मांगा भी है जिसका नाम पिनाका है और ये 44 सेकंड में 12 मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है। ये मिसाइलें करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती हैं और किसी भी मौसम में दुश्मन को धूल चटा सकती है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के अलावा भारत और आर्मेनिया के बीच और भी कई खतरनाक हथियारों की डील हुई है जिनकी सप्लाई जल्द ही शुरू होने वाली है। एर्दोआन आर्मेनिया और ग्रीस की बात उठते ही बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन ये सब जानते हुए तुर्की ने शीशे के घर में रहकर दूसरे के घर पर पत्थर मारने की जुर्रत की। भूकंप में करीब 45,000 लोगों की मौत का मातम मनाने के बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई, क्योंकि उसने मुसीबत के वक्त काम आने वाले भारत और भारत के प्रधानमंत्री की मदद की कदर नहीं की, जिसके बाद धोखेबाज तुर्की की बोलती बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। इधर दिल्ली में आश्रम फ्लाईओवर फिर से खुलने से लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से राहत मिल गई। हालांकि आश्रम फ्लाईओवर अभी सिर्फ कार और मोटरसाइकिल वालों के लिए खोला गया, जो 2 महीनों से बंद पड़ा था। इस फ्लाईओवर के विस्तार से नोएडा, गाजियाबाद और दक्षिण दिल्ली से आने वालों को न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिला, बल्कि अब उनका वक्त भी बचेगा। 6 लेन के इस फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया।
इस बीच चीन ने एक बार फिर अपने लड़ाकू ड्रोन और जंगी जहाजों को ताइवान की सीमा में भेजकर उसे उकसाने की कोशिश की। वो पिछले कई महीनों से ताइवान पर हमला करने की धमकी दे रहा है और पिछले कुछ महीनों में कई बार चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान J-10 ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। हालांकि इस बार चीन ने इस फाइटर जेट को न भेजकर अपनी सेना के मालवाहक विमान Y-8 को इस काम के लिए उतारा। इसके साथ ही उसने अपने लड़ाकू ड्रोन BZK-005 और कुछ जंगी जहाजों को भी ताइवान की सीमा में भेज दिया, जिसके बाद ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। हालांकि थोड़ी ही देर में चीन के फाइटर जेट, ड्रोन और जंगी जहाज ताइवान की सीमा से लौट गए, लेकिन चीन की इस हरकत ने एक बार फिर जंग के हालात बना दिए। क्योंकि चीन किसी भी तरह ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, वो उसे अपना ही हिस्सा मानता है। लेकिन चीन अब तक इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे अमेरिका का डर है, जो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो चीन को उससे भी युद्ध लड़ना होगा। यही नहीं, अमेरिका ताइवान की सेना को मजबूत करने में भी जुटा है। हाल ही में बाइडेन सरकार ने ताइवान को F-16 लड़ाकू विमानों और AGM-88 मिसाइलों समेत कई दूसरे हथियार देने की मंजूरी दी है। वहीं चीन ने भी अमेरिका और ताइवान की चुनौती से निपटने के लिए अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया है। वो अब 1.5 ट्रिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ अपनी सेना पर खर्च करेगा। इधर होली से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। कारोबार खत्म होते हुए वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और इस तेजी की वजह से निवेशकों को एक ही दिन में करीब 2 लाख करोड़ का फायदा हुआ। सेंसेक्स 415 अंकों के उछाल के साथ 60,265 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 124 अंकों की बढ़त के साथ 17,700 के ऊपर बंद हुआ। उधर कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार चला रहे बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे की धमकी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को समर्थन दिया है। लेकिन अब वो शहबाज शरीफ पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बाढ़ पीड़ितों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्द शहबाज शरीफ ने उन वादों को पूरा नहीं किया तो वो सरकार से अलग हो जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सिंध प्रांत के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, जहां पिछले साल सितंबर के महीने में भीषण बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से सिंध का ज्यादातर इलाका कई महीने पानी में डूबा रहा। इस दौरान वहां सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि हजारों एकड़ खेत की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहां के किसानों की कमर ही टूट गई और सिंध प्रांत के बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद के लिए एक भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ी। बिलावल भुट्टो के मुताबिक वहां के किसानों की मदद के लिए 1350 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की जरूरत थी, जिनमें 830 करोड़ सिंध प्रांत में उनकी पार्टी की सरकार ने दिए, जबकि 470 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शहबाज शरीफ सरकार को देने थे, जो उसने नहीं दिए। इसी बात से नाराज बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को धमकी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जल्द ये पैसे नहीं मिले तो वो सरकार का साथ छोड़ देंगे। मतलब शहबाज सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो ने हाथ खींच लिया तो शहबाज शरीफ की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इधर मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेता योगेश भोईर के घर पर भ्रष्टाचार के एक मामले में एसीबी ने छापा मारा। उन पर 85 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति जमा करने का आरोप है, जिसकी जांच के लिए मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद योगेश भोईर के घर पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान उनके घर से नकदी, गहने और कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया गया। उद्धव ठाकरे गुट के नेता योगेश भोईर पार्षद भी रह चुके हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि किडनी की बीमारी से जूझ रहे पुतिन के सबसे करीबी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को रूस में जान का खतरा सता रहा है, इसलिए वो वहां के डॉक्टरों से अपना इलाज भी नहीं कराना चाहते, क्योंकि कादिरोव को शक है कि उनको जहर दे दिया गया, जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब हो गई। ऐसे में उनको डर है कि इलाज की आड़ में फिर से जहर देकर उनका काम तमाम किया जा सकता है। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि इसी वजह से उन्होंने अपना इलाज यूएई के यासीन इब्राहिम नाम के डॉक्टर से कराया, जिसके लिए वो कई बार अपने प्राइवेट जेट से वहां गए थे। और बाद में जब वो वहां से चेचन्या लौटे तो उनकी देखरेख के लिए यूएई से डॉक्टर्स भी आते रहे, जिसकी वजह से बीते कुछ दिनों से चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अपने दफ्तर में भी कम ही दिखाई दिए। यही नहीं, बड़े मौकों पर रूस में पुतिन के साथ हमेशा नजर आने वाले कादिरोव पिछले कुछ दिनों में हुए उनके कार्यक्रमों में भी नहीं दिखे। और यहां तक कि पिछले महीने पुतिन की स्टेट ऑफ द नेशन स्पीच के दौरान भी कादिरोव मौजूद नहीं थे। इससे पहले हुई एक बैठक के दौरान भी वो बीमार दिखे थे। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि उस बैठक के दौरान
कादिरव के शरीर में सूजन थी और वो पूरी तरह से फिट नहीं दिख रहे थे, जिसके बाद से पश्चिमी मीडिया में उनकी किडनी की गंभीर बीमारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। असल में यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना के साथ कादिरव भी जेलेंस्की के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटों को भी जंग के मैदान में उतार दिया, जिसके बाद कई बार ऐसी खबरें आईं कि जहर देकर उनकी हत्या की जा सकती है, जिसमें रूस के वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनको पुतिन से कादिरव की नजदीकी खटक रही है। उधर खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लड़कियों और टीचरों के लिए हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया। इस फैसले का वहां के लोगों ने जमकर विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी वहां की सरकार ने लड़कियों और टीचरों पर यह आदेश थोप दिया। पाकिस्तान के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में पीओके के मंत्री दीवान अली खान ने इस फैसले को जायज ठहराया और ये दलील दी कि ये अल्लाह का हुक्म है। इस बीच इजरायल में जनता के बाद अब सेना ने भी नेतन्याहू सरकार को विद्रोही तेवर दिखा दिए। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना के पायलटों ने नेतन्याहू सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया, क्योंकि नेतन्याहू ने इजरायल की पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से वहां हजारों लोग 2 महीने से ज्यादा वक्त से सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन अब नेतन्याहू के खिलाफ लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट ही खड़े हो गए। इजरायल की वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन के 40 पायलटों में 37 ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने इसी हफ्ते होने वाले एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के उस कदम का विरोध किया जिसके जरिए वो अदालत की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अपने पायलटों का ये विद्रोह नेतन्याहू के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये पायलट दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक F-15 थंडरबर्ड को उड़ाते हैं। इस फाइटर जेट की मदद से इजरायल ने कई बड़े सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। सीरिया में ईरान के ठिकानों को तो इस लड़ाकू विमान ने कई बार धूल में मिलाया। और अब उसी खतरनाक फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलटों ने ही विद्रोह कर दिया, जो कि ईरान से बढ़ रहे तनाव के बीच नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए नेतन्याहू ने कई बार हवाई हमले की धमकी दी। उन्होंने कई बार ये दम ठोका कि उनके घातक लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनकी ये धमकी अब हवा में उड़ती दिख रही है, क्योंकि वहाँ के अगर लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों ने ही विद्रोह कर दिया है तो ऐसे में नेतन्याहू की ईरान पर हमले की योजना धरी की धरी रह जाएगी। और उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की जो कसम खाई है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अदालतों की शक्तियां कम करने का प्लान उन्हें बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि वक्त बीतने के साथ उनका विरोध करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहां के तेल अवीव शहर में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई। कई जगह विरोध में मार्च निकाल रहे लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की। विरोध कर रहे लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता दिया, क्योंकि वो इजरायल की संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं जो अदालत के फैसलों को भी पलट सके। इसके साथ ही वो जजों की नियुक्ति को भी अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इधर गुजरात के वडोदरा में श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक पर आरबीआई के एक्शन से हड़कंप मच गया। वहां अपने खाते से रुपए निकलवाने वालों की भीड़ जुट गई, क्योंकि आरबीआई ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक की आर्थिक हालत बिगड़ने पर उस पर कई पाबंदियां लगा दी, जिनके तहत जिन लोगों का इस बैंक में खाता है वो 6 महीने में सिर्फ 20,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं, अगले 6 महीनों तक ये बैंक न किसी को लोन दे सकेगा और न ही कोई नया निवेश कर सकेगा, जिससे लोग परेशान हो गए और वहां जमा अपने रुपए निकलवाने वालों की भीड़ जमा हो गई। उधर दक्षिण कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल से घबराकर उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग की। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच 13 से 23 मार्च तक सैन्य अभ्यास होने वाला है, जिसने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बेचैनी बढ़ा दी। हालांकि पिछले 1 साल में कई बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर मिलिट्री ड्रिल की, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया भी 35 से ज्यादा घातक मिसाइलों के परीक्षण का दावा कर चुका है। लेकिन इन दोनों देशों के इस बार के सैन्य अभ्यास पर उत्तर कोरिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके उप विदेश मंत्री ने 2 टूक कह दिया कि इससे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस मिलिट्री ड्रिल पर रोक लगाने की मांग कर दी। खबर है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस बार उत्तर कोरिया की सीमा के नजदीक अपनी कई बैलिस्टिक मिसाइलों का दम दिखाएंगे। इस बीच टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का मुंबई के एक इलाके में गली क्रिकेट का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में सूर्य कुमार यादव अपना पसंदीदा शॉट खेलते नजर आए, जिसे सुपला शॉट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव ने इसी तरह के शॉट मारकर कई गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं। मुंबई में भी गली क्रिकेट के दौरान वहां मौजूद लोगों की डिमांड पर उन्होंने सुपला शॉट खेलकर दिखाया। उधर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की एक टीम पटना में उनके घर पहुंच गई। राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई।
और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर लालू यादव के परिवार को निशाना बना रही है। एक ही आदमी है, सिर्फ बिहार में लालू यादव ही है, बार बार उन्हीं को क्यों परेशान किया जा रहा है? सीबीआई की टीम जमीन के बदले नौकरी के मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ये पूछताछ 2024 तक होती ही रहेगी। भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। करीब 5 घंटे तक पूछताछ के बाद सीबीआई के अधिकारी राबड़ी देवी के सरकारी आवास से बाहर निकले। पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम अभी 10 सर्कुलर रोड से निकली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में राबड़ी और लालू समेत 14 आरोपियों को समन्स जारी किए हैं और 15 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कैंसर का ऑपरेशन सफल हो गया। इसकी जानकारी व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने दी और बताया कि बाइडेन के सीने पर जो घाव हुआ था, पिछले महीने उसे ऑपरेशन कर हटा दिया गया। व्हाइट हाउस के डॉक्टर केविन ओ'कॉनर के मुताबिक बाइडेन के उस घाव में कैंसर के टिश्यू पाए गए थे, जिन्हें सफलता के साथ हटा दिया गया। उन्होंने बाइडेन को व्हाइट हाउस की जिम्मेदारियां वापस संभालने के लिए पूरी तरह स्वस्थ बताया। उधर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस में आम लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक रेल हादसे के विरोध में शुरू हुई रैली ने हिंसा का रूप ले लिया और हजारों लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगे, जिसमें पुलिस के जवानों पर ही पेट्रोल बम फेंके गए। ग्रीस की संसद के सामने 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ बिल्कुल पुलिस से भिड़ने को तैयार दिखी और लगातार पेट्रोल बम फेंकती रही। इस दौरान बड़े बड़े धमाके हुए। इसके जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और छोटे ग्रेनेड भी फेंके, लेकिन सामने डटे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। दरअसल 28 फरवरी को एथेंस के करीब एक ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई भीषण टक्कर में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए एथेंस में 3 दिन से प्रदर्शन जारी है, जिसने हिंसक रूप ले लिया। इधर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती के बाद सेना ने उनका एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो बर्फीली चट्टानों के बीच मोर्चा संभाले नजर आई और सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर तेज हवाओं के बीच वो अभ्यास करती दिखी। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में 15,600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर तैनात है। उन्हें इसी साल जनवरी के महीने में वहां तैनात किया गया था। उधर केरल के कोच्चि में कूड़े के एक ढेर में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाके में लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट में आग लगी। आग का जहरीला धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया और पास में बनी कई ऊंची इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। यही नहीं, कई किलोमीटर दूर तक फैले धुएं की वजह से कोच्चि के दूसरे इलाकों में भी विजिबिलिटी कम हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। 3 दिनों से लगी इस आग को बुझाने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहले तो हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश हुई, इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम कूड़े के ढेर तक पहुंची और फिर पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया। इस बीच अमेरिका के जॉर्जिया में एक पार्टी के दौरान गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। इस पार्टी में 16 साल के लड़कियां मौजूद थे, जिनमें गोली लगने से 2 की मौत हो गई, जबकि 6 नाबालिग घायल बताए गए। गोलीबारी की यह घटना वहां चल रही एक जन्मदिन की पार्टी में हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियां मौजूद थे। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया। हालांकि गोली किसने और क्यों चलाई, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। उधर ईरान की सरकार ने छात्राओं से बदले की जंग तेज कर दी। पता चला कि वहां ऐसी लड़कियों की गिनती 1000 तक पहुंच चुकी है, जिन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई हो। माना जा रहा है कि हिजाब के खिलाफ हुए आंदोलनों में हिस्सा लेने की वजह से ईरान में छात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है और अलग अलग तरीकों से छात्राओं के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब तक सैकड़ों छात्राओं को जहर दिए जाने का दावा तो ईरान की संसद के ही एक सदस्य ने किया। माना तो ये जा रहा है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसे स्कूलों की गिनती 13 बताई जा रही है, जहां इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। जहर दिए जाने की कोशिश भी कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि लड़कियों को जान से मारने की कोशिश अलग अलग तरीके से हो रही है। 30 से ज्यादा स्कूलों में तो पिछले 1 हफ्ते में जहरीली गैस से हमला किया जा चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक न तो किसी जहर देने वाले को पकड़ा गया और न ही किसी गैस का स्प्रे करने वाले का पता चला। जबकि ईरान में कुछ महीने पहले केवल प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भी लोगों को फांसी तक की सजा सुनाई गई थी। यानी जान लेने वालों पर कोई एक्शन नहीं और महज हिजाब जलाने पर मौत की सजा। इसीलिए माना जा रहा है कि लड़कियों पर इन हमलों के पीछे ईरान की सरकार भी हो सकती है, जो किसी भी कीमत पर लड़कियों के दिलों में डर पैदा करना चाहती है, ताकि भविष्य में कभी भी कोई दूसरा हिजाब विरोधी आंदोलन न शुरू हो सके। माना जा रहा है कि वहां की सरकार अब लड़कियों की पढ़ाई को ही बंद करने का मन बना चुकी है। लेकिन अगर ईरान की सरकार ने सीधा सीधा छात्राओं की शिक्षा बंद करने का ऐलान कर दिया
तो दुनिया भर में हंगामा मच जाएगा। ईरान पर लड़कियों पर ज्यादती के आरोप तो लगेंगे ही, पहले से ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं। इसीलिए वो लड़कियों के दिल में डर पैदा कर रहा है, ताकि डर के मारे माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दें। मतलब ये कि ईरान लड़कियों को पढ़ने से रोकना चाहता है, ताकि न तो उन्हें अपने अधिकारों का पता चले और न वो कभी सरकार से अपने हक मांग पाए। इधर होली के दिन दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें दोपहर बाद चलेंगी, जिसकी जानकारी डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दी और बताया कि 8 मार्च यानी होली के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी, यानी 2:30 बजे तक मेट्रो नहीं चलेगी। इसके अलावा उस दिन मेट्रो फीडर बस सेवाएं भी 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद मेट्रो ट्रेनें और फीडर बस सेवा शुरू हो जाएंगी। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का इस बार गिरफ्तारी से बचना मुश्किल लग रहा है। खबर है कि पुलिस किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। 28 फरवरी को इस्लामाबाद की जिला कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके घर लाहौर के जमान पार्क पहुंच गई। लेकिन उससे पहले ही इमरान खान को पुलिस से बचाने के लिए पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके घर को घेर लिया। इमरान खान के घर की तरफ 4 सड़कें जाती हैं और उन चारों पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पुलिस का रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पीटीआई के कार्यकर्ता हाथों में डंडे लेकर सड़क पर हंगामा करते नजर आए। इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता भी उनके घर के बाहर दिखाई दी और देखकर ऐसा लगा जैसे पीटीआई के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालांकि किसी तरह पुलिस की टीम इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन कई घंटों के ड्रामे के बाद भी इमरान खान पुलिस के हाथ नहीं लगे, क्योंकि जब पुलिस नोटिस लेकर इमरान खान के घर पहुंची तो ये बताया गया कि वो घर पर नहीं है। हालांकि पुलिस के लौटने के बाद इमरान खान घर से बाहर निकल आए। उन्होंने वहां मौजूद अपने समर्थकों को भी संबोधित किया। इमरान खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की पुलिस, सेना और आईएसआई उन्हें किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर तक कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे नेताओं को चोर, डाकू, लुटेरा और गुंडा बताया और आरोप लगाया कि आईएसआई के कुछ अधिकारी उनकी हत्या करने की फिराक में हैं। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इमरान चाहे जितना जोर लगा लें, वो इस बार अपनी गिरफ्तारी को टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान की सरकार ने स्पेशल कमांडो फोर्स को तैनात किया है। पाकिस्तान के मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के सिर्फ 10 लोग ही इमरान खान के घर पहुंचे थे। उनका मकसद इमरान को गिरफ्तार करना नहीं था। ये लोग सिर्फ ये देखने गए थे कि वहां इमरान खान के कितने समर्थक हैं और उनके पास किस तरह के हथियार हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स की एक टीम ऑपरेशन चलाएगी। इस टीम में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों को ढाल बना सकते हैं। और खबरें ये भी हैं कि इमरान खान पुलिस को चकमा देकर अपने घर से भाग निकलने की ताक में है। इसीलिए उनके घर की तरफ जाने वाले रास्तों की निगरानी की जा रही है, ताकि भागने की कोशिश करने पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। यानी इमरान खान का इस बार बचना नामुमकिन लग रहा है। खबरें हैं कि इमरान खान को अपनी हत्या का डर भी सताने लगा है। इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कोर्ट में पेशी के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की अपील की। इमरान खान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहने के दौरान अलग अलग देशों से मिले उन्हें गिफ्ट को उन्होंने बेच दिया था। इसी मामले में उन्हें 7 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होना है। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद कोर्ट में अपील दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब ये कि अब इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। इधर बिहार में होली से पहले एक्टिव हुए शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस भी लगातार एक्शन में है। गोपालगंज में 2 दिनों में 52 तस्करों की गिरफ्तारी का दावा किया गया। एक ट्रक समेत कई गाड़ियों को भी पकड़ा गया, जिसके जरिए यूपी के रास्ते शराब की बड़ी खेप लाकर बिहार में बेचने का प्लान था। लेकिन गोपालगंज में ट्रक पकड़ा गया जिसमें शराब भरी हुई थी। गोपालगंज की पुलिस ने एक पिकअप वैन को भी पकड़ा, जिसमें करीब 1550 बोतल शराब छिपाकर रखी गई थी। उधर ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के भारत दौरे से पहले चीन में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह भारत के प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, जिनकी वजह से चीन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस सकता है जिसे तोड़ पाना उसके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि उस चक्रव्यूह का नाम क्वाड है। ये वो संगठन है जिसका चीन में जबरदस्त हवा है, और जब से उसे पता चला है कि अमेरिका और जापान के प्रधानमंत्रियों की भारत के पीएम से मुलाकात होने वाली है, तब से उसकी बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी एल्बनीज और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के भारत दौरे की तारीख नजदीक आ रही है, चीन के दिल की धड़कन बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम 8 से 11 मार्च के बीच भारत का दौरा करेंगे और जापान के पीएम 19 मार्च को भारत आएंगे, और इस दौरान दोनों नेता पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। यानी दुनिया के बड़े बड़े नेता लगातार भारत में प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं।
सूत्र बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के पीएम की मुलाकात का एजेंडा चीन होगा, क्योंकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों क्वाड का हिस्सा हैं, जिसे समंदर में चीन की चालबाजियों को रोकने के लिए ही बनाया गया था। और इस संगठन को दोबारा खड़ा करने में पीएम मोदी ने बड़ा रोल निभाया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबट ने खुद कहा कि एशिया का ही कोई नेता इस संगठन को सही दिशा में ले जा सकता है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक क्षमता दिखती है, जिसका सबूत क्वाड को फिर से खड़ा करके उन्होंने दे दिया है। और यही बात चीन के लिए परेशानी बन गई, क्योंकि पीएम की नीतियों का जिक्र करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बोल चुके हैं कि शी जिनपिंग ने भारत का भरोसा तोड़ा है, और इसीलिए दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े। क्योंकि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में राज करना चाहता है और अपनी ये चाहत पूरी करने के लिए वो भारत को रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका हर दांव फेल कर दिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सामने बेझिझक होकर अपनी राय रखी। क्वाड में शामिल देशों को उनकी ज्यादातर बातें ठीक लगी, खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा पर ध्यान देने वाली बात। माना जा रहा है कि क्वाड में शामिल देश जल्द ही कुछ बड़े सुरक्षा समझौते करेंगे, क्योंकि चीन ने अपना रक्षा बजट करीब 7% बढ़ा दिया है, जिसके बाद उसकी सेना का बजट $225 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों का रक्षा बजट मिलाकर भी चीन के बराबर नहीं है। और भारत के पीएम के सामने ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम यही मुद्दा उठाने वाले हैं, यानी केवल यूक्रेन जंग पर ही नहीं, चीन के मुद्दे पर भी बाइडेन और उनके दोस्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के चीन को चित करना मुश्किल है। इस बीच क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिका के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। उस विमान में अचानक धुआं भरने की वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पूरे विमान के अंदर धुआं ही धुआं दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसमें बैठे लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि अमेरिका की एयरलाइन कंपनी साउथ वेस्ट एयरलाइंस के इस विमान के इंजन से एक पक्षी टकरा गया था। इसके बाद विमान के अंदर धुआं भरने लगा, जिसकी फौरन क्यूबा के हवाना में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर सत्ता में उनकी वापसी हुई तो वो यूक्रेन जंग को एक दिन में खत्म करवा देंगे। यूक्रेन और रूस की सेना के बीच पिछले 1 साल से भयानक जंग छिड़ी हुई है, और इस जंग में अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस की ताकतवर सेना को रोकने के लिए नेटो के देश उसे लगातार घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जबकि रूसी सेना ईरान और बेलारूस के साथ मिलकर जेलेंस्की के सैनिकों पर कहर ढा रही है। लेकिन ना तो यूक्रेन हार मानने को राजी है, ना ही पुतिन अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जिसकी वजह से जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अगर सत्ता फिर उनके हाथ में आई तो राष्ट्रपति बनते ही वो एक दिन में इस जंग को रोक देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप फिर से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं, और चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए वो अलग अलग शहरों में लोगों के सामने अपना एजेंडा भी रख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने वॉशिंगटन में रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यक्रम में ये दावा कर दिया कि वो यूक्रेन जंग खत्म कर तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि अगर जंग नहीं रोकी गई तो ये परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। हालांकि अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन ट्रंप अभी से अपनी कमर कस चुके हैं और अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए जंग खत्म करवाने की बात कर रहे हैं। इधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा एक हादसे में बाल बाल बच गए। कर्नाटक के कलबुर्गी में उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान अचानक हवा में प्लास्टिक और कचरा उड़ने लगा, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग आखिरी वक्त में टालनी पड़ गई। लेकिन इस दौरान वहां मौजूद बीएस येडियुरप्पा के समर्थकों की सांसें भी अटकी रहीं। येडियुरप्पा वहां विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए नीचे उतरा तो वहां हेलीकॉप्टर के पंखे की तेज हवा से आसपास जमा प्लास्टिक और कचरा आसमान में उड़ने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। वहां बाद में लैंडिंग वाली जगह के आसपास से कचरा हटाया गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड कराया गया। इधर दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में चलती गाड़ियों में स्टंट करने वाले लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें पकड़ा, जिसमें वो अपनी गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर उन्हें तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ाते हुए नजर आए। इस बीच उनमें कुछ लड़कों ने चलती गाड़ी में ही आतिशबाजी करनी शुरू कर दी। बिना किसी की परवाह किए वो अपनी इस हरकत का वीडियो भी बनाते रहे, जिसके वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक घर के बाहर एक साथ 3 तेंदुओं की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। तीनों तेंदुए घर के भीतर घुसने की कोशिश करते दिखे, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया।
जिसमें एक घर के बाहर की सड़क पर एक एक कर 3 तेंदुए नजर आए। उनमें 2 तेंदुए थोड़ा पीछे खड़े रहे, जबकि एक तेंदुआ बिल्कुल घर के दरवाजे के करीब पहुंच गया और धीरे धीरे घर में दाखिल होने लगा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद क्योंकि पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मदद का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। इसी वजह से नेटो का यह सदस्य देश जंग की शुरुआत से ही पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। वो कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन पुतिन की धमकी का अब तक पोलैंड पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ज़ेलेंस्की के सैनिकों की मदद जारी रखी। पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर बखमुत से लोग जान बचाने के लिए पैदल भागने लगे हैं, क्योंकि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत शहर के अंदर घुस गए हैं, जिसके बाद वहां के लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। और अपने लोगों के पैदल भागने की खबर सुनने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी ही सेना प्रमुख पर भड़क गए। खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने बखमुत में यूक्रेन की सेना का हाल बुरा होने के लिए सेना प्रमुख को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। गुस्साए ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया कि बखमुत को बचाने की उनकी रणनीति ही खराब थी और इसी वजह से रूस की सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके आसानी से बखमुत में घुस गए, जिसके बाद वहां के लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही शहर से भाग रहे हैं। बखमुत के लोगों में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का ऐसा खौफ है कि वो जान बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि बखमुत में लड़ाई अब शहर के भीतर पहुंच गई है। पिछले करीब 6 महीने से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत शहर में घुसने के लिए भीषण हमले बोल रहे थे, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने शहर के भीतर मोर्चा संभाल रखा था और वो रूस के घातक हमलों का वहीं से जवाब भी दे रहे थे। लेकिन अब बखमुत के मेयर ने जो बात कही, उससे ज़ेलेंस्की को जंग में सबसे बड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि वहां के मेयर ने भी मान लिया कि बखमुत यूक्रेन के हाथ से किसी भी वक्त निकल सकता है। वहां की सड़कों पर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का कब्जा हो गया है, जिनके डर से बखमुत के लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही भाग रहे हैं, क्योंकि वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनका शहर अब रूस के हाथों में जाने से बच नहीं पाएगा। रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने वहां आखिरी हमला बोल दिया है। बखमुत के मेयर के मुताबिक वहां ऐसे हमले किए जा रहे हैं मानो रूस शहर का एक भी हिस्सा साबुत नहीं छोड़ना चाहता, और इसीलिए बखमुत पर तोपों से ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। रॉकेट की मार से पूरा शहर दहल रहा है। बखमुत की एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जो सही सलामत हो। शहर के अलग अलग हिस्सों में धुएं के गुबार उठ रहे हैं। कई इमारतें आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। रूस के हमले से पहले बखमुत में 75,000 लोग रहा करते थे, जिनमें ज्यादातर लोग पिछले 6 महीने में वहां से जा चुके हैं। लेकिन बखमुत के मेयर के मुताबिक 4,000 से ज्यादा लोग अब भी शहर में मौजूद हैं, जो रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के शहर में घुसने के बाद खौफ से भर गए। जान बचाने के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। लोग थोड़ी बहुत चीजें लेकर पैदल ही सुरक्षित जगहों की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शहर की सड़कों पर तो भयानक जंग छिड़ी है। रूस के लड़ाकू विमान भी बखमुत पर कहर ढा रहे हैं। वो यहां लगातार बमों की बारिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना के अटैक हेलीकॉप्टर भी पुतिन के लड़ाकू विमानों का निशाना बन गए, जिन्हें बखमुत की लड़ाई में ज़ेलेंस्की के जवानों की मदद के लिए उतारा गया था। रूस ने दावा किया कि उसके सुखोई ने यूक्रेन के 2 मी-8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया, लेकिन कुछ ही देर में वो हवा में ही आग के गोले में बदल गया और वहां का पूरा इलाका धमाके से गूंज उठा। इसके फौरन बाद वहां 2 और हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, लेकिन उनमें एक हेलीकॉप्टर का हाल भी पहले वाले जैसा ही हुआ, जबकि तीसरा मी-8 हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर वहां से निकल गया। रूस के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के जवानों की नींद उड़ा दी है। लेकिन बखमुत के लोगों के लिए ज्यादा बड़ा खतरा वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बताया जा रहा है, क्योंकि वहां के मेयर ने आशंका जताई कि वैगनर ग्रुप नरसंहार को अंजाम देने वाला है। यानी शहर में घुसने के बाद वो वहां बच गए आम लोगों का कत्लेआम करना चाहता है, ताकि यूक्रेन के बचे हुए सैनिकों को तुरंत हथियार डालने के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा रूस का कब्जा बखमुत पर पूरी तरह नहीं हो पाएगा। और इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बखमुत में बच गए लोगों की जान खतरे में है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने शहर की सड़कों पर पुतिन के जवानों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से आमने सामने की जंग शुरू कर दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन के ये सैनिक अब ज्यादा वक्त तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे और कुछ घंटों बाद ही बखमुत पर रूस का कब्जा हो जाएगा।
जो मारियोपोल हाथ से जाने के बाद जंग में ज़ेलेंस्की के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। इस बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि जंग के मैदान में रूस के सैनिकों के हथियार खत्म हो गए हैं। बखमुत में तो उसके जवानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से वो कई इलाकों में फावड़े और डंडों से जंग लड़ने को मजबूर हो गए हैं। और येवगेनी प्रिगोजिन ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही यूक्रेन में रूस की हालत बिगड़ सकती है। येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर वैगनर ग्रुप को हथियारों की सप्लाई रोकने का भी आरोप लगाया। उनके मुताबिक रूस का रक्षा मंत्रालय वैगनर ग्रुप को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, इसीलिए हथियारों की सप्लाई रोककर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि येवगेनी प्रिगोजिन ने चेतावनी दी कि अगर उनके लड़ाकों को हथियार नहीं दिए गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया तो यूक्रेन में रूस का पूरा अभियान रुक जाएगा। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के करीब 50,000 लड़ाके मौजूद हैं और उन्होंने यूक्रेन में जब से मोर्चा संभाला है तभी से वो ज़ेलेंस्की की फौज के लिए काल बन चुके हैं। ग्रुप के लड़ाकों को पूरी दुनिया में दुश्मनों का बेरहमी से कत्ल करने के लिए जाना जाता है। और वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना को यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में मदद भी की। ऐसे में वैगनर ग्रुप के मुखिया का दावा और उनकी चेतावनी पुतिन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। उधर रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की सेना पर केमिकल हमला करने का आरोप लगा दिया। रूस की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि खार्किव में आमने सामने की लड़ाई के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने केमिकल हमला कर दिया। क्योंकि वीडियो में साफ देखा गया कि दुश्मन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा रूस का एक सैनिक अचानक जमीन पर गिर गया। इस दौरान उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद रूस के दूसरे सैनिकों ने उसे पीछे खींच लिया। रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के केमिकल हमले के बाद रूस के उस सैनिक की दम घुटने से मौत हो गई, क्योंकि वीडियो में देखा गया कि रूसी सैनिक के जमीन पर गिरने से कुछ सेकंड पहले ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे लेकर दावा है कि यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए वहां केमिकल हमला किया। रूस और यूक्रेन पहले भी जंग के दौरान एक दूसरे पर केमिकल हमला करने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे के लगाए गए आरोपों से इनकार करते आए हैं। इधर यूक्रेन जंग के बीच नेटो देशों के हथियारों का बड़ा जखीरा पोलैंड पहुंच गया। खबर है कि इनमें ज्यादातर हथियारों की तैनाती पोलैंड में होगी, जबकि कुछ को यूक्रेन भी भेजा जाएगा, ताकि पुतिन की सेना से लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज को नए हथियार मिल सके। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है, क्योंकि पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मदद का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। इसी वजह से नेटो का यह सदस्य देश जंग की शुरुआत से ही पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। वो कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन पुतिन की धमकी का अब तक पाकिस्तान की हालत भिखारियों जैसी हो चुकी है। चीन से मामूली मदद मिलने के बावजूद पाकिस्तान का खजाना बिल्कुल खाली है, इसीलिए वो एक बार फिर IMF के सामने हाथ फैलाने पहुंच गया, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा तैयारी के साथ पहुंचना चाहता है, ताकि दुनिया के सामने उसकी वजीयत ना हो। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि IMF से कर्ज मांगने से पहले उस कर्ज की गारंटी का इंतजाम कर दिया जाए। ऐसा इसलिए ताकि IMF को उसे कर्ज देने में कोई परेशानी ना हो। IMF अब तक कर्ज इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और हैसियत दोनों उसे कर्ज लेने लायक नहीं लगी। मतलब ये कि अगर कर्ज दे भी दिया जाए तो पाकिस्तान के पास कर्ज लौटाने का कोई इंतजाम नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान अब नए सिरे से कर्ज पाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान ने दरवाजा खटखटाया है सऊदी अरब का, जिसे वो ATM से कम नहीं समझता, इसीलिए उसने सऊदी अरब के सामने हाथ फैला दिया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से पाकिस्तान का गारंटर बनने की अपील की गई। मतलब यह कि अगर पाकिस्तान ने कर्ज नहीं लौटाया तो सऊदी अरब IMF का कर्ज लौटा पाएगा। हालांकि पाकिस्तान का गारंटर बनना भी खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए सऊदी अरब के पाकिस्तान के जाल में फंसने की उम्मीद कम ही है। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि अगर गारंटर बनने के लिए क्राउन प्रिंस ने हां कर दी तो IMF से उसे बेल आउट पैकेज का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि उसे न तो सऊदी अरब की मदद बचा सकती है और न ही IMF का पैकेज बचा सकता है। जितनी मदद पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तौर पर IMF से चाहिए, उतनी मदद तो उसे चीन से मिल भी चुकी है, लेकिन उसकी हालत जरा भी नहीं सुधरी। बल्कि अब तो वहां हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में काम धंधे बंद हो चुके हैं। ज्यादातर छोटे बड़े कारखाने भी तेजी से बंद हो रहे हैं और विदेशी कंपनियां भी पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। इसीलिए वहां गरीबी और बेरोजगारी से लोग बेहाल हैं। दूसरी तरफ सरकार के पास कमाई का कोई जरिया बाकी नहीं बचा। सबसे बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतना गहरा कुआं बन चुकी है कि जितना भी पैसा डालो वो कम है। चीन ने पिछले 2 हफ्तों में उसे कर्ज की 2 किस्तें दी।
पहली किस्त 70 करोड़ डॉलर की और दूसरी किस्त में चीन ने पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर दिए। ये रकम कुल मिलाकर 120 करोड़ डॉलर हुई। इतनी ही रकम के लिए पाकिस्तान IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ये रकम पाकिस्तान को मिल भी गई और खत्म भी हो गई। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार आज भी उतना ही है जितना 1 महीने पहले था। ऊपर से बड़ा सियासी बखेड़ा इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लोगों को यह नहीं बता पा रही कि यह रकम कहां खर्च की गई। आरोप लग रहे हैं कि चीन से जो कर्ज मिला वो पाकिस्तान ने चीन की कंपनियों को दे दिया। मतलब ये कि चीन की बिजली कंपनियां जो CPEC के तहत बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में लगी थी, उनके कर्ज का भुगतान कर दिया गया। यानी चीन ने एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से पैसा वापस भी ले लिया। पूरी दुनिया के सामने चीन पाकिस्तान का मददगार भी बन गया और चुपचाप अपनी ही जेब भर डाली। इसीलिए माना जा रहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने सिर से कर्ज का बोझ नहीं हटाता तब तक उसका बचना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के सिर पर इस वक्त 30,000 करोड़ डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में कुल 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज है। पाकिस्तान के मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार से ये रकम पूरे 100 गुना ज्यादा है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान का संकट सुलझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। उधर पाकिस्तान में एक शादी का वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक दुल्हन को सोने से तौला गया, जिसके बाद वीडियो की वहां खूब आलोचना की गई क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। और वीडियो में दुल्हन को सोने से तौला गया। ये वीडियो पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन की बेटी की शादी का बताया गया और शादी की ये रस्म पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में हुई। यानी जिस समय पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी आधा पेट खाना खाकर सो रही है, उसी समय दुबई में एक आलीशान शादी हुई जिसमें दुल्हन को सोने से तौलने जैसी रस्म की गई। उसका वीडियो बनाया गया और दुनिया को दिखाया गया कि पाकिस्तान में रईसों की हर दौर में ऐश है। हालांकि वीडियो में जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि जिन सोने की ईंटों से दुल्हन को तौला गया वो नकली थी और उन पर सुनहरा पानी चढ़ाया गया था क्योंकि शादी की थीम एक फिल्म पर आधारित थी। हालांकि ये पता चलने के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि ईंटें भले ही नकली थी लेकिन थीम वेडिंग में तो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में पैसे वाले कंगाली के दौर में भी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। जिसकी मिसाल वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ये वीडियो भी है, जिसमें वो लंदन के एक महंगे शोरूम में शॉपिंग करने जाते दिखे। पाकिस्तान में ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की फजीयत की वजह बन गया। वैसे ही उनकी वहां खूब आलोचना हो रही है क्योंकि उनके सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती चली गई, जिसका रोना रोने शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए। क्योंकि कतर में उन देशों की कॉन्फ्रेंस चल रही है जो कम विकसित हैं। यानी शहबाज शरीफ एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिसमें यह साबित हो जाए कि पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अपनी गरीबी का ढिंडोरा पीटकर ही उन्हें किसी देश से कुछ पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अपने इन दौरों के चक्कर में वो पाकिस्तान का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज हो गए। यानी शहबाज के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। वो अपने विदेश दौरे के लिए भी आलोचना झेल रहे हैं और अपने परिवार वालों की शाहखर्ची की वजह से भी, जबकि नौबत यह आ चुकी है कि पाकिस्तान की आम जनता को ही नहीं, वहां की सेना को भी पेट काट कर जीना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द पाकिस्तान में सैनिकों की खाने पीने की चीजों में कटौती का प्रस्ताव आने वाला है। इस बीच पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान का वीडियो सामने आने पर उसकी जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को शेयर करके लोग पाकिस्तान पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि वीडियो में रनवे पर खड़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान बेहद जर्जर हालत में दिखाई दिया। कई जगह पर विमान का पेंट उखड़ा हुआ नजर आया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो विमान में जंग लग गया। विमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पाकिस्तान की जमकर हंसी उड़ाई गई। वीडियो को शेयर करते हुए ये तक कह दिया गया कि पाकिस्तान के पास विमान को पेंट कराने के पैसे नहीं है और उसे कश्मीर चाहिए। हालांकि ये वीडियो कब का है और उसे किसने रिकॉर्ड किया, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन विमान के वीडियो को लोग पाकिस्तान की कंगाली से जोड़कर शहबाज शरीफ की सरकार पर तंज कस रहे हैं। उधर खबर है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेज दी। इस बार ये हथियार जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजे गए, जिसके बाद पुतिन का पाकिस्तान पर भड़कना तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस ही भूख से मर रहे पाकिस्तान को गेहूं देकर उसकी जान बचा रहा है। और अगर पुतिन को यह बात पता चल गई कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा है तो फिर उसकी शामत आनी तय है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को पुतिन के गुस्से की परवाह नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक बार फिर हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी है और ये खेप इस बार भी ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को दी गई है, जिसे कराची के एक बंदरगाह से 162 कंटेनरों में भरकर रवाना किया गया। पाकिस्तान से भेजे गए रॉकेट और गोला बारूद जर्मनी के रास्ते यूक्रेन पहुंचेंगे, जबकि पिछले महीने भी पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में हथियार यूक्रेन भेजे थे।
जिसके बाद यह खबर आई थी कि रूस को इस बात का पता चल गया है कि पाकिस्तान के रास्ते यूक्रेन की मदद की जा रही है और उससे मिलने वाले पैसे से वो रूस से ही गेहूं खरीद रहा है। यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ उसने हथियारों के बदले यूक्रेन से पैसे लिए और फिर उन पैसों से रूस से गेहूं खरीद लिया। कुछ रोज पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने पिछले महीने पोलैंड के जरिए हथियारों के 159 कंटेनर यूक्रेन भेजे थे और फिर यूक्रेन से मिले पैसों को रूस से गेहूं खरीदने में लगा दिया। जिसके बाद पिछले हफ्ते ही रूस से 50,000 टन गेहूं की पहली खेप लेकर मालवाहक जहाज ग्वादर पोर्ट पहुंचा और आने वाले दिनों में रूस ऐसे 9 और जहाज गेहूं लेकर पाकिस्तान भेजेगा। लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान के धोखे के बाद रूस गेहूं भेजना रोक भी सकता है, जो बदहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के लिए आंदोलन तेज हो गया। गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया और सरकार पर गिलगित बाल्टिस्तान के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही बवाल मचा है, लेकिन पीओके में हालात सबसे ज्यादा खराब है। पाकिस्तान की सरकार ने सबसे पहले वहां हर तरह की सब्सिडी खत्म कर दी। उद्योग धंधे तो पाकिस्तान ने कभी पीओके में लगने ही नहीं दिए, इसलिए वहां के लोग भूख से बेहाल हैं। लोगों का आरोप है कि न तो उनके पास बिजली है न पेट्रोल डीजल, यहाँ तक कि खाने पीने की जरूरतें भी सरकार पूरी नहीं कर रही। यही वजह है कि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। इधर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण से पाकिस्तान में कई लोग शहबाज शरीफ सरकार पर भड़क गए। एक दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में जंगी जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल दागकर इसका सफल परीक्षण किया, जिसने अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधा। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, क्योंकि अरब सागर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के किनारों से मिलता है। ऐसे में पाकिस्तान इस परीक्षण से और घबरा गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने अपनी ही सरकार को कोसना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तो शहबाज शरीफ सरकार पर हमलों की झड़ी लग गई। कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि उनकी सरकार इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि सेना पर उसका कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना की ताकत घटती जा रही है। इस गुस्से की बड़ी वजह यह भी है कि वहां की सरकार ने कंगाली की वजह से अपनी सेना का बजट कम कर दिया है। उधर महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक घर के बाहर एक साथ 3 तेंदुओं की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। तीनों एक घर के भीतर घुसने की कोशिश करते दिखे, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक घर के बाहर की सड़क पर एक एक कर 3 तेंदुए नजर आए। उनमें 2 तेंदुए थोड़ा पीछे खड़े रहे, जबकि एक तेंदुआ बिल्कुल घर के दरवाजे के करीब पहुंच गया और धीरे धीरे घर में दाखिल होने लगा। इसके बाद वो तेंदुआ वीडियो में नजर नहीं आया, यानी वो घर के भीतर जा चुका था। फिर दूसरा तेंदुआ भी दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन बस 10 सेकंड के बाद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जब भीतर लोगों ने शोर मचाया तो घर में घुसा तेंदुआ बड़ी तेजी से उल्टे पांव भागता दिखा। इस बीच पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसाया है और उन पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग करते हुए बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए, लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ता उन बैरिकेडों के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। उधर चीन ने दावा किया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होने वाले उसके ड्रोन जंग के मैदान में किसी सैनिक के हाथों ऑपरेट होने वाले ड्रोन को बुरी तरह पछाड़ देंगे। और इस बात को साबित करने के लिए चीन ने दोनों ड्रोन के बीच एक तगड़ा मुकाबला कराया, जिसमें एआई से लैस ड्रोन ने आम ड्रोन को हरा दिया। चीन के मिलिट्री रिसर्चरों ने दावा किया कि टेस्ट में उन्होंने पाया कि एआई से लैस ड्रोन का रिमोट कंट्रोल से चलने वाले ड्रोन से कोई मुकाबला ही नहीं। एआई वाला ड्रोन इंसान से ऑपरेट होने वाले ड्रोन से बेहद ताकतवर निकला। उसने सैनिक की कमांड पर ऑपरेट हो रहे ड्रोन की एक एक चाल को भांप लिया और करीब 90 सेकंड में ही उसे चित कर दिया। इधर उमेश पाल हत्याकांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस केस के किसी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। उनकी सख्ती के बाद यूपी पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। और इसी दौरान उमेश पाल हत्याकांड का एक और आरोपी उस्मान चौधरी एनकाउंटर में मारा गया। उस्मान यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास छिपा था, लेकिन जैसे ही वो किसी से मिलने प्रयागराज पहुंचा, पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। इस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, इसी स्पॉट पे पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस का कहना है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी और इसीलिए उसकी तलाश की जा रही थी। जो आदमी वीडियो में साफ फायरिंग करते दिख रहा है, उसके बारे में और उसी पे कार्रवाई की गई है। यूपी के सीएम प्रयागराज केस के हर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के मूड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
उसे अतीक अहमद और उसके बेटे अरशद अहम की तलाश है, जो सरेंडर करने के चक्कर में पुलिस से छिप रहे हैं। लेकिन सीएम ने ठान लिया है कि जब तक प्रयागराज केस का हर आरोपी पकड़ा नहीं जाता, तब तक न वो चैन से बैठेंगे न उनकी पुलिस। इस बीच प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान ने अपने यहां लिथियम का बड़ा भंडार मिलने का दावा किया। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी बनाने में किया जाता है, जिसके लिए कई देशों की तरह ईरान भी दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन अब उसका दावा है कि अहमदान प्रांत में उसे करीब 86 लाख टन लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिथियम का भंडार भी बताया जा रहा है। लिथियम की इतनी बड़ी खोज ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान के तेल पर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है। और अगर ये खोज कामयाब होती है तो तेल पर आधारित ईरान की अर्थव्यवस्था का पूरा चेहरा ही बदल जाएगा। क्योंकि दुनिया भर में लिथियम की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ रही है और ये पहली बार है जब ईरान में लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला है, जिसके दम पर ईरान अपनी किस्मत पलट सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि लिथियम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी बनाई जाती है, क्योंकि गाड़ियों का धुआं जलवायु परिवर्तन के असर को बढ़ा रहा है और प्रदूषण को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कई देशों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इसके विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से लिथियम बैटरी की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लीन और ग्रीन एनर्जी की मांग को देखते हुए 2050 तक लिथियम, ग्रेफाइट और कोबाल्ट जैसी धातुओं का इस्तेमाल 500% तक बढ़ सकता है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि ईरान के लिए लिथियम का भंडार सोना साबित हो सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि लिथियम के दम पर आने वाले वक्त में ईरान अमेरिका को भी चुनौती दे सकता है, क्योंकि हमेशा से ही अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान तो अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का तनाव चरम पर पहुंच गया है। कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जबकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लेकर उसके तेल पर अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन ईरान किसी भी सूरत में उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। वो चोरी छिपे अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और अब लिथियम का भंडार मिलने के बाद ईरान का दावा है कि उसकी अर्थव्यवस्था को नई जान मिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस से बंदरों को भगाने के लिए नया तरीका निकाला गया, जिसमें पुलिस अब गुलेल चलाकर बंदर भगाएगी। और इसके लिए गुलेल के साथ एक पुलिसकर्मी को तैनात भी कर दिया गया, जो बंदरों को भगाने के लिए गुलेल चलाता दिखा। दरअसल इससे पहले डंडे, पटाखे और लंगूर के कटआउट जैसे सारे तरीके अपनाए गए, लेकिन बंदरों का आतंक कम नहीं हुआ तो पुलिस ने गुलेल का सहारा लिया। उधर केंद्रीय एजेंसियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को लिखी गई विपक्ष की चिट्ठी में कांग्रेस का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि राहुल गांधी ने बयान दिया था कि उनके पास विपक्ष को एकजुट करने का एक चौंकाने वाला प्लान है, जो एक सरप्राइज होगा। लेकिन केजरीवाल समेत 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पीएम को जो चिट्ठी लिखी, उसने राहुल गांधी को ही सरप्राइज दे दिया, क्योंकि इस चिट्ठी में कांग्रेस का जिक्र तक नहीं था, जबकि इससे पहले राहुल गांधी ने विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को सरप्राइज देने का दावा किया। लेकिन राहुल का ये दावा आम आदमी पार्टी के गले नहीं उतरा। उसने प्रधानमंत्री को राहुल से बेहतर सियासी खिलाड़ी तक बोल दिया। मैच जो है राहुल गांधी के बनाम खेलेंगे, प्रधानमंत्री उसके अंदर बेटर आएंगे। कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया ही था कि 8 विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को ऐसे अलग कर दिया जैसे दूध से मक्खी, जबकि कांग्रेस 2024 में विपक्ष की अगुवाई करना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी की सत्ता वापसी पक्की हो सकती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में हिंदू समुदाय के मंदिर पर हुए हमले की वहां की सरकार ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में हिंसक प्रदर्शनों और तोड़फोड़ को गलत ठहराया और साफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Not give you the right to engage in violent protest, in hate speech or in vandalism. ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2 दिन पहले हिंदू समुदाय के मंदिर पर हमला हुआ था। आरोप है कि खालिस्तान समर्थकों ने उस मंदिर पर हमला किया। ऑस्ट्रेलिया में 2 महीनों में चौथी बार हिंदू समुदाय के मंदिर को निशाना बनाया गया। उधर पाकिस्तान अपने यहां महिलाओं से इतना डरा हुआ है कि उसने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उन्हें मार्च निकालने तक की इजाजत ही नहीं दी। 2018 से पाकिस्तान के बड़े शहरों में महिला दिवस पर मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन लाहौर में औरत मार्च के नाम से निकलने वाले जुलूस को प्रशासन ने इजाजत देने से साफ मना कर दिया। दलील ये दी गई कि मार्च के दौरान महिलाएं आपत्तिजनक प्लेकार्ड और बैनर लेकर सड़कों पर उतरती हैं, जबकि औरत मार्च के जरिए पहले तलाक और यौन शोषण जैसे मुद्दे उठाए गए। आरोप लगाया जाता है कि औरत मार्च में पश्चिमी सभ्यता का डंका पीटा जाता है और इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। लाहौर में औरत मार्च पर बैन लगाने के पीछे सुरक्षा कारणों का भी हवाला दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के दोगलेपन का पर्दाफाश तब हुआ जब ठीक उसी दिन धार्मिक संगठनों के हया मार्च को निकालने की मंजूरी दे दी गई।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी जो गर्मी शुरू हुई है वो तो कुछ भी नहीं है। आने वाले महीने तो इतनी आग उगलेंगे कि गर्मी सहना बस से ही बाहर हो जाएगा। ये चेतावनी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दी है और आशंका जताई कि कुछ ही महीनों में गर्मी इतनी बढ़ेगी कि पहले ही ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही ये पृथ्वी भट्टी बन जाएगी। भारत में तो फरवरी और मार्च ने ही लोगों का पसीना निकाल दिया है। उस पर अप्रैल के बाद मौसम ऐसा सुलगेगा कि हो सकता है कि इंसान हार ही मान ले। गर्मी झुलसाती रहेगी, लेकिन आशंका है कि आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं बरसेगी। जमीन सूख जाएगी और आगे अकाल भी पड़ सकता है। और ये सब एल नीनियो इफेक्ट की वजह से होगा। एल नीनियो में पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह पर मौजूद पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। अभी तक बीते 3 साल से समंदर में ला नीनिया इफेक्ट बना हुआ था। ला नीनिया एल नीनियो से बिल्कुल उलट होता है। उसमें सतह पर मौजूद पानी ठंडा रहता है, लेकिन इसके बावजूद साल 2020 को छोड़ दें तो 2021 और 22 में जबरदस्त गर्मी पड़ी। अब जब ठंडा ला नीनिया ही गर्मी से राहत नहीं दिला पाया तो फिर एल नीनियो तो गर्मी ही लाता है, जिसका पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है। भारत भी इससे नहीं बच पाएगा, क्योंकि एल नीनियो की वजह से भारत में मानसून लाने वाली हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं और अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा। और पहले ही फरवरी में पड़ी गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 1901 के बाद बीता फरवरी सबसे गर्म रहा है, जिसकी वजह से पहले ही गेहूं, दाल और तिलहन की फसलों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उस पर अगर एल नीनियो इफेक्ट भी आ धमका तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे, क्योंकि अगर गर्मी भी जबरदस्त पड़ी और ऊपर से बारिश भी नहीं हुई तो फसल बर्बाद होगी, और फसल बर्बाद हुई तो खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। वो भी ऐसे बढ़ेंगे कि महंगाई कमर तोड़ डालेगी। इससे वित्तीय घाटे का हिसाब भी बिगड़ सकता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों पर दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में मौसम विभाग ने यह जानकारी दी कि मार्च से मई तक देश के कई राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी और आग लगने की घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए जिला स्तर पर योजना बनाने की भी सलाह दी। उधर खबर है कि रूस के लिए भारत 2023 में भी कच्चे तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बना रहेगा। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद कच्चे तेल की मांग में भारी उछाल आने का अनुमान है, लेकिन दावा यह है कि रूस के लिए अब भी भारत ही ज्यादा बड़ा सहयोगी बना रहेगा। मतलब यह कि भारत तक पहुंचने वाले कच्चे तेल में कोई कटौती नहीं होगी। ये खबर चीन के लिए बड़ा झटका है। 2020 के बाद से ही चीन में कोरोना वायरस से जुड़ी बंदिशें लगी हुई थी, लेकिन अब पाबंदियां हट गई हैं और माना जा रहा है कि चीन में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की मांग पैदा होगी। अनुमान तो यह है कि चीन में रोजाना 9 लाख बैरल कच्चे तेल तक की मांग हो सकती है, जबकि भारत का इंपोर्ट अभी तक केवल 1,85,000 बैरल रोजाना का ही है। इसीलिए भारत से कहीं ज्यादा कच्चा तेल चीन इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन रूस ने संकेत दे दिया है कि भारत के साथ कारोबार ही उसकी प्राथमिकता रहेगी। रूस से भारत तक तेल का इंपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि रूस के तेल पर भारत को भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे कच्चे तेल से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत देने वाला है। माना जा रहा है कि कारोबार में सहयोगी के तौर पर रूस को भी चीन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बड़ा बाजार होने के बावजूद उसने भारत को चुना। हालांकि इसकी 2 वजह और भी मानी जा रही हैं। पहली है रूस का शिपिंग मार्केट। रूस से भारत तेल पहुंचाने के लिए रूस को शिपिंग का एक पूरा जाल बिछाना पड़ा, लेकिन अगर भारत को तेल का इंपोर्ट कम किया तो शिपिंग के मामले में उसे बड़ा नुकसान होगा। दूसरी तरफ पश्चिमी रूस के बंदरगाहों से भारत करीब है, जबकि चीन दूर। भारत पहुंचने में जो जहाज करीब 35 दिन लगाते हैं, चीन पहुंचने में उन जहाजों को 50 दिनों तक का वक्त लग जाता है। इसीलिए रूस के लिए भारत के साथ कारोबार करना ज्यादा फायदेमंद भी है। अपनी अपनी लोग यहां फरमाने लगते हैं, अपनी अपनी लोग यहां फरमाने लगते हैं। क्या समझाएं उनको, वो समझाने लगते हैं। 100 बात की एक बात कही कुमार ने, सच्चाई ने झूठ का चोला ओढ़ लिया है। कौल सियासी लोगों के अफसाने लगते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।